नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। गुरुवार 7 मार्च को झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में माहौल थोड़ा खुशनुमा था। दरअसल पार्टी एक सवाल से उबर गई है कि विधायक दल का नेता कौन। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना गया है। पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण की मौजूदगी में विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को नेता चुना। इसके बाद कल ही विधानसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित जानकारी दे दी गई थी और आज सदन में विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष होने की घोषणा की। बाबूलाल मरांडी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सबकी निगाहें रघुवर दास पर टिकी है कि पार्टी में उनकी नई भूमिका क्या होगी। रघुवर दास के उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिए 2 महीने हुए और वो झारखंड की राजनीति में लौट चुके हैं। बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना गया अथवा वे सेट हो गए, इस पर कई किस्म की खबरें कल से चल रही है। आगे रघुवर दास को लेकर भी तमाम अटकलें जारी है। चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा भी किस भूमिका में होंगे इसे लेकर लगातार टीका टिप्पणी होती रही है। लेकिन हम चर्चा इसकी करेंगे कि 2019 में सत्ता गंवाने और इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की तमाम कोशिशें नाकाम रहने के बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी किस मुकाम पर खड़ी है और उसके सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी है। बदली राजनीतिक परिस्थितियों में एक अहम सवाल मौजूद है कि बीजेपी में 3 मोर्चे पर दम कैसे भरे जाए और कौन भरे। पार्टी का हर जमीनी काडर और समर्थक के जहन में यही सवाल है। वैसे बाबूलाल को नेता बनाना केंद्रीय नेतृत्व का सही फैसला माना जा सकता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है। बाबूलाल मरांडी धनवार की सीट से चुनाव जीते हैं और 21 विधायकों की सूची पर आप गौर करें तो यह मालूम पड़ेगा कि बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता की हैसियत पाने के काबिल और लायक थे। वैसे भी 2020 में भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी और उनकी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के विलय के बाद बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन की सरकार और सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। सरकार के अंदर क्या कुछ चलता है, प्रशासनिक हलके में क्या कुछ होता है, इसकी जानकारी भी बाबूलाल मरांडी के पास होती है और कई अहम दस्तावेज भी उन्हें आसानी से हासिल हो जाते हैं। वैसे इस फैसले में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पूरे 22 साल बाद बाबूलाल मरांडी अब किसी वैधानिक पद पर काबिज होंगे। इससे पहले 2003 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और इसके बाद 2006 में वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। 14 साल तक तमाम किस्म के उतार चढ़ाव देखने के बाद 20 फरवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हुए और अपनी पार्टी का उन्होंने विलय कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें खासा तवज्जो दिया। पहले उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था, लेकिन विधानसभा में दल बदल का मामला चलने के कारण उन्हें यह दर्जा नहीं मिला। बाद में 2023 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और अमर कुमार बावरी को विधायक दल का नेता बनाया गया। 2020 में बाबूलाल मरांडी के भाजपा में वापस आने के बाद वे लगातार सक्रिय रहे, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 तक 5 साल के दौरान राज्य में 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए और 2024 में ही विधानसभा के चुनाव हुए। तब बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी का एक अहम चेहरा और अहम जिम्मेदारी संभालते हुए वैसा कोई करिश्माई प्रभाव नहीं दिखा सके जिससे हेमंत सोरेन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में वे सफल रहे हों। अलबत्ता इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव से भी ज्यादा खराब स्थिति रही। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 21 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बात इसकी
कि क्या लगातार मात खाती भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कोई सबक लेती हुई दिख रही है या अपनी रणनीति में कोई बदलाव करती दिख रही है कि विपक्ष के तौर पर वह हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार को सख्ते में डाल सके और प्रचंड जीत के साथ सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के प्रभाव को कम कर सके। सच यह भी है कि हार पर चतुराई से पर्दे डालने का जो नया तरीका झारखंड में पार्टी ने इजाद किया है उसके निगेटिव पक्ष है और इसे शायद रणनीतिकार बारीकी से भांप नहीं पाते या भांप पाते हैं तो चतुराई से नजरें मोड़ लेते हैं। दूसरा, नतीजे आने के बाद पार्टी के प्रमुख नेता वोट प्रतिशत और हासिल वोटों को आगे कर यह बताने की कोशिश करते रहे हैं कि झारखंड में पार्टी का जनाधार कम नहीं हुआ है, वोट का इजाफा हुआ है। लेकिन आंकड़ों की यह बाजीगरी नेताओं और रणनीतिकारों की कमजोरियां, रणनीतिक विफलता और खामियां छिपाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। वैसे इस बार पार्टी की करारी हार ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव में शीर्ष नेतृत्व की सारी तरकीबें और तीर भी काम नहीं आए। अब बात इसकी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन सी 3 अहम चुनौतियां हैं और जिससे उबरने के लिए उसे प्रयास करने ही होंगे। दरअसल आदिवासी इलाके से उखड़ जाना भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चुनौती है। क्या बीजेपी इन हार से और खासकर आदिवासी इलाके में जमीन से उखड़ जाने पर गंभीर है? और अगर गंभीर है तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? यह पार्टी के रणनीतिकारों और अगली कतार के नेताओं को समझना ही होगा। शीर्ष नेतृत्व को भी यह परखना होगा कि नई पीढ़ी के आदिवासी नेताओं को आगे लाना चाहिए। वनवासी कल्याण केंद्र समेत तमाम वैसे संगठन जो कभी निरंतर सक्रिय होते थे, अब उनके संबंध और सरोकार कैसे हैं, इस बात की चर्चा पार्टी में होनी ही चाहिए। क्या पार्टी के नेता और रणनीतिकार इस मर्म को समझने के लिए तैयार हैं? आदिवासी इलाके में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के पदाधिकारियों ने बीजेपी से मुंह मोड़ा है। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं वैसे संकेत यह दे दिए थे कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे की आहट भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और नेता सुनने में विफल रहे। प्रदेश में लोकसभा की 14 सीटें और इनमें आदिवासियों के लिए रिजर्व सभी 5 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी 5 सीटों पर हार हो गई। लोकसभा चुनाव में ही अर्जुन मुंडा, समीर उरांव, सीता सोरेन, गीता कोड़ा सरीखे नेता चुनाव हार गए। अब जो दूसरी चुनौती है वह यह है कि आदिवासी इलाके के अलावा गैर आरक्षित सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में धक्का पहुंचा है। यानी गैर आरक्षित सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। मसलन भानु प्रताप शाही, बिरंची नारायण, रणधीर सिंह सरीखे नेता चुनाव हार गया है। इनके अलावा अनुसूचित जाति की कई सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हार हो गई। चंदन क्यारी से ही अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा और भारतीय जनता पार्टी में तब विधायक दल का नेता रहे अमर कुमार बावरी भी चुनाव हार गया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आदिवासी इलाकों में खोई जमीन को वापस पाने की चुनौती के साथ ही जनरल सीटों पर जो वोट बैंक का समीकरण बिखरा है या जो फैक्टर इधर से उधर हुआ है उसे समेटने की चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों और नेताओं को यह समझना होगा कि वो ऐसी कई सीटें हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां भी इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके घटक दलों ने कब्जा कर लिया है। अब जिस चतुराई की हम बात कर रहे थे कि हार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और रणनीतिकार चतुराई से पर्दे डालते हैं, वह यह है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और रणनीतिकार इन बातों पर जोर देते रहे हैं कि उनका वोट प्रतिशत नहीं घटा है, वोटों में इजाफा हुआ है, पार्टी का जनाधार पहले से बढ़ा है और जनता के हर सवाल और मुद्दे को लेकर वह हेमंत सोरेन की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन से लड़ने के लिए तैयार है। जनता के हर और सवाल और मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी शिद्दत से लड़ेगी। गुरुवार 7 मार्च को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने भी यही कहा
कि उनमें जितनी क्षमता है वो पूरी शिद्दत से अपना संघर्ष जारी रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं को लामबंद करने का हर प्रयास करेंगे। अब जिस वोट के आंकड़े की दुहाई भारतीय जनता पार्टी के नेता या रणनीतिकार चुनाव के नतीजे आने के बाद देते रहे हैं, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। और इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बाद भी यही राग सुना गया। लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने 5 आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों और नेताओं ने इन बातों पर जोर दिया कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसे 8 सीटों पर जीत मिली है और एनडीए को 9 सीटों पर जीत मिली। जबकि लोकसभा चुनाव में ही विधानसभा की 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बढ़त मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और नेता इन बातों पर चतुराई से पर्दे डाल गए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 51.60% था, इस बार के लोकसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत 44.60% हो गया, यानी 7% नीचे गिरा। अब जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं और रणनीतिकारों ने यह बताने की कोशिश की कि पार्टी का वोट प्रतिशत नहीं गिरा है। हाँ, यह ठीक है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 33.18% रहा और उसे 21 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए का वोट शेयर 38.18% रहा और 24 सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 23.44% वोट हासिल कर 34 सीटों पर जीत दर्ज की और राज्य में सबसे बड़ा दल होने का हैसियत भी उसे मिला। 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इस बार हुआ 34 सीटों पर उसने जीत दर्ज की। और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में 25 सीटों पर जीत दर्ज की था और इस बार 21 सीटों पर उसे सफलता मिली। अब जिस वोट शेयर के दमखम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जोर देते रहे हैं, तो उन्हें यह समझना होगा कि वोट प्रतिशत से इतर पिछले 2-3 चुनावों में स्ट्राइक रेट ज्यादा प्रभावी रहा है और ज्यादा अहम फैक्टर बना है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 31.26% रहा था, लेकिन उसे 37 सीटों पर जीत मिली थी। फिर से एक बार दोहराते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 31.26% था, लेकिन उसे 37 सीटों पर जीत मिली थी। और इस बार का वोट प्रतिशत 33.18% है, लेकिन उसे 21 सीटों पर जीत मिली है। ये जो जीत और हार का फासला है, इसका मुख्य आधार स्ट्राइक रेट रहा है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहद निराशाजनक रहा है और सिर्फ यह 31% है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्ट्राइक रेट 86% रहा है। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी आजसू पार्टी का सबसे बुरा स्ट्राइक रेट रहा है, जो 10% है। आजसू पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें छोड़ी थी और इन 10 सीटों में आजसू पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है। तो हमने इस वोट प्रतिशत और ये वोट के आंकड़े और स्ट्राइक रेट की चर्चा सिर्फ इसलिए की कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और रणनीतिकार चुनाव नतीजे आने के बाद, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार इन बातों पर जोर देते रहे हैं कि उनका वोट प्रतिशत नहीं गिरा है, उनका जनाधार बढ़ा है, उनका वोट में इजाफा हुआ है। लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि स्ट्राइक रेट में भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से पिछड़ी है। हमने बात कर ली कि आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने आदिवासी इलाकों में क्या कुछ चुनौतियां हैं। जनरल सीटों पर जो वोट बैंक, वोट फैक्टर, वोटों का समीकरण बदला है, वोट बैंक दर का है, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या चुनौतियां हैं। अब चर्चा इसकी करते हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ये जो 3-3.5 महीने का समय है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर बाहर क्या कुछ चल रहा है। यह सच है कि 3 महीनों से सदस्यता अभियान, संगठन महापर्व, जनजातीय गौरव दिवस,
संगठन महापर्व जैसे कई कार्यक्रमों को लेकर लगातार बैठकों, समीक्षा, कार्यशाला का दौर जारी है। बूथ से लेकर प्रदेश तक पार्टी को सर्वस्पर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन सच यह भी है कि पार्टी में अगली कतार के नेताओं में ऊपर से दिल मिले दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर फाके तीन की स्थिति है। प्रदेश में जितने बड़े नाम वाले नेता हैं, उन्हें यह शिद्दत से महसूस करना होगा कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने सबको पछाड़ा है। दूसरा, संगठन में सभी अहम पदों, चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और राज्यसभा भेजे जाने के मामले में भी पार्टी की नजर रांची रीजन से बाहर नहीं जाती। अब बात रघुवर दास की भूमिका को लेकर करते हैं। 24 दिसंबर को रघुवर दास ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था और इसके बाद 10 जनवरी को उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सदस्यता ग्रहण कर ली है। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद जब वे झारखंड की राजनीति में लौटे तो पार्टी में उत्साह का संचार हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उनका नाम चलने लगा और अब बाबूलाल मरांडी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उनकी नई भूमिका पर सबकी नजरें टिकी है। रघुवर दास पहले भी झारखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 2014 से 2019 तक उन्होंने सरकार का नेतृत्व भी किया। वे अनुभवी हैं, बेबाक हैं। अगर नेतृत्व उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाता है तो जाहिर तौर पर रघुवर दास की जिम्मेदारियां भी बेहद अहम हो जाएंगी, क्योंकि वे ऐसे वक्त में प्रदेश बीजेपी की स्टीयरिंग संभालेंगे जब बीजेपी को हार से बड़ा सेटबैक मिला है। आदिवासी इलाकों में बीजेपी की जमीन हिल गई है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के गलियारे में अक्सर इसकी भी चर्चा होती रही है कि रघुवर दास को लोकसभा चुनाव के पहले ही झारखंड में शिफ्ट किया जाना चाहिए था। 2019 में जब उन्होंने सत्ता गंवाई थी तब उन्हें नेतृत्व ने हेमंत सोरेन के खिलाफ लड़ने के मौके नहीं दिए। पार्टी में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जमात है जिनके बीच यह भी सुनी जाती है कि अगर विधानसभा चुनाव में रघुवर दास झारखंड में चुनावी मोर्चे पर होते या फ्रंट पर होते तो शायद पार्टी को इतने बुरे दिन देखने को नहीं मिलते। अब शीर्ष नेतृत्व रघुवर दास के नाम पर क्या फैसला लेता है यह देखा जाना बाकी है। बदली राजनीतिक परिस्थितियों में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की अहम चुनौतियों पर चर्चा करने के बाद इसकी बात करेंगे कि विधायक दल के नेता के चयन को लेकर शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को रांची भेजे जाने के राजनीतिक मायने क्या है। ध्यान रहे, भूपेंद्र यादव 2014 में झारखंड में चुनाव प्रभारी थे और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भूपेंद्र यादव एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। कुशल संगठक के अलावा उन्हें एक बेहतरीन रणनीतिकार माना जाता है। बिहार और महाराष्ट्र के चुनाव में भी चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने पार्टी को खासी अच्छी सफलता दिलाई है। पार्टी के एक पुराने नेता से कल बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि भूपेंद्र यादव के पांव झारखंड प्रदेश कार्यालय में पड़े हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए